नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, मैं आज से फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं भूगोल का। ये भूगोल का आज चौथा टॉपिक है, ये चौथा वीडियो है भूगोल का। तो इसमें हम आज बात करेंगे राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, जिसमें राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, इन सभी के बारे में मैं चर्चा कर दिया था कि राष्ट्रीय क्या होता है, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा को किसने अपनाया। तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत बढ़िया से चर्चा किया था। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आज का एक टॉपिक शुरू करते हैं, राष्ट्रीय पंचांग। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग। तो राष्ट्रीय पंचांग क्या है? यह हमारे मूल संविधान में विक्रम संवत की चर्चा किया गया है। राष्ट्रीय संविधान के बारे में राष्ट्रीय पंचांग के बारे में मूल संविधान में विक्रम संवत की चर्चा किया गया, यानी हमारे मूल संविधान में जो था वो विक्रम संवत था। लेकिन अभी वर्तमान में हमारा जो पंचांग है, कैलेंडर है, जो कैलेंडर हमारा आज तिथि है, जो भी आज तिथि है, दिन है, तारीख है, वो हमारा विक्रम संवत पे नहीं आधारित। हमारा आज का जो तारीख कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। तो इस तरह से हम आज बात करेंगे कि संवत कितने प्रकार के होते हैं। तो संवत 7 प्रकार के होते हैं। संवत 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विक्रम संवत। कब शुरू किया गया था? 57 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में। फिर आता है शक संवत। शक संवत इसको प्रथम शताब्दी में इसको शुरू किया गया था। और शक शासक किसने किया था? कनिष्क ने इसको शुरू किया था। यानी शक संवत को किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। तो पहला हो गया विक्रम संवत और दूसरा हो गया शक संवत। शक संवत के बाद आता है कलचुरी संवत। कौन सा आता है? तीसरा आता है कलचुरी संवत। इसको 248 एडी में शुरू किया गया था। कलचुरी संवत 248 में। चौथा आता है कलचुरी संवत के बाद आता है चौथा गुप्त संवत। कौन आता है? गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। गुप्त संवत की शुरुआत गुप्त शासक ने किया था। और फिर पांचवा आता है कौन सा संवत? गुप्त संवत के बाद आता है हिजरी संवत। हिजरी संवत, ये हिजरी संवत आता है पांचवा, हिजरी संवत। इसको शुरुआत किसने किया था? तो मोहम्मद साहब ने किया था। मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद साहब। उन्होंने क्या किया था? हिजरी संवत की शुरुआत किया था। कब? कभी कभी डेट भी पूछा जाता है, 622 ईस्वी में। कब 622 ईस्वी में। और फिर आता है इसके बाद क्या? हिजरी संवत के बाद आता है हर्ष संवत। छठा आता है हर्ष संवत। हर्ष संवत किसने जारी किया था? तो हर्षवर्धन ने, है ना। हर्षवर्धन एक बहुत बड़े विद्वान शासक थे, उन्हीं के नाम पर हर्ष संवत जारी किया गया था। फिर आता है हर्ष संवत के बाद आता है सातवां इलाही संवत। कौन आता है? इलाही संवत। और इलाही संवत की शुरुआत किसने किया था? इलाही संवत की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था इलाही संवत की शुरुआत? 1583 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में क्या हुआ था? 1582 ईस्वी में इलाही धर्म की स्थापना किया था। किसने? अकबर ने। तो इलाही धर्म और इलाही संवत, है ना। तो संवत के बारे में आप समझ गए होंगे कि संवत कितने तरह के होते हैं। संवत 7 प्रकार के होते हैं। विक्रम संवत, शक संवत, कलचुरी संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत और हर्ष संवत, और फिर लास्ट में आता है इलाही संवत। तो इस तरह से संवत के बारे में आप जान गए कि संवत कौन कौन की स्थापना किसने किया था। फिर यहाँ से पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित। हमारा जो भी आज दिन तारीख आता है वो न कि विक्रम संवत, 7 संवत में से मात्र एक है, शक संवत पर आधारित मेरा है दिन तारीख, यानी कैलेंडर। इसकी शुरुआत किसने किया था? इसकी शुरुआत कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किया था। अपने राज्याभिषेक के अवसर पर किसने किया था? कनिष्क ने।
कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक किया था उसी समय क्या किया था, शक संवत आधार का शुरुआत किया था और तब से हमारा ये संवत चालू है। लेकिन इसको भारतीय संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकार कब किया गया, 22 मार्च 1957 को। भारत सरकार ने इसे मान्यता कब दिया, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता दिया गया। जबकि मूल संविधान में क्या हुआ था, विक्रम संवत की चर्चा किया गया है। यानी जब से मूल संविधान से पहले क्या था, विक्रम संवत, और विक्रम संवत को हटा करके 22 मार्च 1957 से क्या किया गया है, 22 मार्च 1957 से शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता दे दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, क्योंकि शक संवत और विक्रम संवत में काफ़ी इसके बारे में बता दिया। फिर पूछा जाता है शक संवत और विक्रम संवत का अंतर कितना होता है। शक संवत और विक्रम संवत, तो शक संवत और विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत होता है 57 ईस्वी पूर्व और शक संवत होता है 78 ईस्वी। तो दोनों का समय अंतराल हो जाता है, अगर इसको जोड़ेंगे 57 और 78 जोड़ेंगे तो ये 135, यानी शक संवत और विक्रम संवत का अंतराल कितना होता है, 135 बरस। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उम्मीद है इसको सही कर पाएंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है, तो शक संवत का पहला महीना चैत्र होता है। और पहला तिथि अगर पूछा जाए तो पहला तिथि 22 मार्च होता है। क्या होता है, 22 मार्च। और लीप ईयर्स की स्थिति में क्या होता है, जब हमारा लीप ईयर जैसे 2020 है कि लीप ईयर्स है, 2020 क्या है, लीप ईयर्स है, तो इसमें क्या होता है 21 मार्च को पहला तिथि के बारे में कैलेंडर में बताया गया होगा। तो शक संवत का पहला महीना चैत्र और पहला तिथि 22 मार्च होता है, जबकि लीप ईयर में क्या होता है 21 मार्च को पहला दिन या पहला तिथि हो जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है कि शक संवत का अंतिम महीना कौन होता है, तो शक संवत का अंतिम महीना फागुन, पहला महीना चैत्र है ना, तो पहला महीना चैत्र, अंतिम महीना फागुन। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल टाइगर है। राष्ट्रीय पशु कौन है, रॉयल टाइगर है, जो केवल कहाँ पाया जाता है, यह केवल सुंदरवन के जंगल में। सुंदरवन के जंगल कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या है ना, सुंदरवन, इसका जंगल पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, जहाँ का राष्ट्रीय पशु रॉयल टाइगर है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय पशु के रूप में इसे दर्जा कब दिया गया। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किसे दर्जा दिया गया है, तो 1972 ईस्वी में राष्ट्रीय पशु के रूप में दर्जा दिया गया। किसे, बाघ को, रॉयल टाइगर को राष्ट्रीय पशु के रूप में दर्जा दिया गया। यानी राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है, बाघ, इसको रॉयल टाइगर के नाम से जाना जाता है। फिर पूछा जाता है कि देश में बाघों की जनसंख्या में दिन प्रतिदिन कमी होने के लिए देखते हुए 1973 में बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि बाघ संरक्षण कब शुरू किया गया था, यानी बाघों की संख्या में घटते हुए देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इसको संरक्षण दिया जाए, इसको बचाया जाए। तो 1973 में बाघ संरक्षण चलाया गया, यानी बाघ प्रोजेक्ट चलाया गया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी बीपीएससी में हर तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में दर्जा कब दिया गया था, तो 1972 में। बाघ को राष्ट्रीय संरक्षण के रूप में कब दर्जा दिया गया, तो 1973 में। उम्मीद है यह समझ पाए होंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस। यह भी पूछा जाता है बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसको याद रखेंगे, पैंथेरा टाइग्रिस। फिर क्वेश्चन पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो उम्मीद है आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है, मोर है। और इसको बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम इसका पावो सिक्रेटस। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पावो सिक्रेटस किसका नाम है, तो पक्षी का, राष्ट्रीय पक्षी मोर का नाम है पावो सिक्रेटस। और पैंथेरा टाइग्रिस किसका नाम है, बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का जंतु का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसैपियंस। मनुष्य को नाम है होमोसैपियंस। फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता दिया गया, तो 1963 में। राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को कब मान्यता दिया गया, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर को मान्यता दिया गया था 1963 ईस्वी में। बाघ को कब दिया गया था, तो 1972 ईस्वी में। बाघ प्रोजेक्ट कब चलाया गया था, तो 1973 ईस्वी में। और राष्ट्रीय पक्षी मोर को
कब अपनाया गया? 1963 ईस्वी में। राष्ट्रीय पक्षी मेरा क्या है? मोर। मोर की संख्या में हो रही कमी को कारण देखते हुए भारत सरकार ने 1972 में क्या किया था? भारत सरकार ने 1972 में मोर संरक्षण कार्यक्रम चलाया। जिस तरह से बाघ प्रोजेक्ट चलाया गया था, उस तरह से मोर संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब? 1972 में। 1972 में, जबकि इसको राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब दिया था? राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता 1963 में दिया था और 1972 में इसे मोर को संरक्षण दिया गया था। यानी मोर को बचाने के बारे में हर तरह से उपाय किए जा रहे हैं। 1972 से मोर प्रोजेक्ट और बाघ प्रोजेक्ट 1973, जबकि 1972 में क्या हुआ था? बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में दर्जा दिया गया था। यह क्वेश्चन बहुत फंसाता है। 1972 में दो हुआ, दो चीज़ याद रखना 1972 में। पहला कि बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में दर्जा दिया गया, 72 में बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में दर्जा दिया गया, जबकि मोर को संख्या में हो रही कारण को देखते हुए संरक्षण कार्यक्रम मोर को बारे में 1972 में, जबकि बाघ को संरक्षण देने के लिए बाघ प्रोजेक्ट कब चलाया गया? 1973 में। इस तरह से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन निकलते हैं। तो उम्मीद है यह पॉइंट आप समझ पाए होंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष कहाँ है? बोधगया में। और बोधगया में किस लिए जाना जाता है? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के नाम से बोधि वृक्ष जाना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध ने क्या किए थे? यहाँ पे बोधि वृक्ष में ज्ञान की प्राप्ति किए थे। और ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति के बाद यहाँ से बनारस गए और बनारस में अपने 5 साथियों को ज्ञान दिया था। इस तरह से पता चल पाता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बोधि वृक्ष है ना? राष्ट्रीय वृक्ष बोधि वृक्ष। इसका वनस्पति के नाम कभी कभी पूछा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो फाइकस बेंगोलिसिस। फाइकस बेंगालेसिस। फाइकस बेंगालेसिस। थोड़ा नाम उल्टा है, थोड़ा याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन इस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से तो याद रखना ही होगा। तो फाइकस बेंगालेसिस किसका नाम है? राष्ट्रीय वृक्ष बोधि वृक्ष का फाइकस बेंगालेसिस नाम है। भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ है चाय। इसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम थियासाइनेसिस। थियासाइनेसिस। भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ चाय है, इसका साइंटिफिक नेम थियासाइनेसिस है। और चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में थीन पाया जाता है। चाय में थीन। और कॉफ़ी में कौन सा पाया जाता है? कॉफ़ी में कैफीन। कॉफ़ी में कैफीन, चाय में थीन। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दूध में क्या पाया जाता है? दूध में का रंग उजला किसके कारण होता है? दूध का रंग उजला केसीन के कारण होता है। तो दूध का रंग उजला केसीन के कारण। दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन के कारण, दूध का रंग उजला केसीन के कारण। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है, जिसको मान्यता कब दिया गया? 2008 को। 2008 से हमारा गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में दर्जा दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है, जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर लगभग गंगा की लंबाई है। पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। अगर अफवाह की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी गंगा। तो कन्फ्यूजन वाली होने वाली बात यहाँ पे है कि सबसे गंगा और ब्रह्मपुत्र में लोग कन्फ्यूजन कर पाते हैं। तो सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो गंगा, और सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। फिर यहाँ से नदी से क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? देखिए, दक्षिण भारत में दो नदी है, एक दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिणी गंगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा फंसाने के लिए क्वेश्चन देता है, हर एग्जाम में देता है क्वेश्चन। दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिणी गंगा और वृद्ध गंगा। तो अगर वृद्ध गंगा की बात करें तो वृद्ध गंगा की अगर बात करें तो ये होता है गोदावरी। वृद्ध गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी। यानी गोदावरी को दो नाम दिया गया है, दक्षिणी गंगा और वृद्ध गंगा। और गोदावरी नदी के तट पर कौन सा है?
गोदावरी नदी के तट पर नासिक और त्र्यंबकेश्वर क्या है, यह मुख्य शहर है। नासिक और त्र्यंबकेश्वर। और नासिक में क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। नासिक में क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। और कुंभ मेला कितने साल पर लगता है, आपको मालूम है, 12 साल पर कुंभ मेला लगता है। तो गोदावरी नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कावेरी नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। कावेरी नदी क्या है, दक्षिण भारत की गंगा। क्या है, दक्षिणी गंगा नहीं बल्कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहा जाता है। अब कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। और पूछा जाता है कि कावेरी नदी किन दो राज्यों का बीच जल विवाद का केंद्र बना रहता है। तो कावेरी नदी कर्नाटक और केरल के बीच में हमेशा जल विवाद का केंद्र बना रहता है। यानी कर्नाटक केरल तमिलनाडु के बीच में हमेशा ये विवाद का केंद्र बना रहता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु विरासत पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, सबसे बड़ा पशु हाथी है, जिसको कब मान्यता दिया गया राष्ट्रीय पशु के रूप में, राष्ट्रीय विरासत। राष्ट्रीय पशु तो मेरा क्या है, राष्ट्रीय पशु बाघ। अगर राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। तो हाथी को कब मान्यता दिया गया, 2010 में। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु दोनों में अंतर है, तो हाथी और बाघ में थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो हाथी को 2010 में मान्यता दिया गया। और इसका नाम क्या है, एलिफास मैक्सिमा। एलिफास मैक्सिमा किसका नाम है, हाथी का वैज्ञानिक नाम है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन, जिसका नाम है प्लाटेनिस्टिका गैगिटिका। प्लाटेनिस्टा गैगिटिका, प्लाटेनिस्टा गैगिटिका, ये किसका नाम है, डॉल्फिन का। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसे मान्यता कब दिया गया, 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में क्या दिया गया, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन समझ पाए होंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो कमल। कमल क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, नेलम्बो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है और इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में जरूर रखेंगे और इसका नाम भी याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प फूल कमल है और नेलम्बो न्यूसीफेरा है। और यह किस पार्टी का चिन्ह है, तो बीजेपी का। बीजेपी का चिन्ह कौन सा है, कमल। कमल छाप किसका है, बीजेपी पार्टी का। जो हमारा केंद्र में सरकार बना है वो कमल बीजेपी का ही है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, इसका वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका से ही पूछा जाता है कि राष्ट्रीय फल आम तो सब जानते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम आपसे गलत होने के लिए पूछा जाता है कि मैंजीफेरा इंडिका किसका नाम है, तो आम का है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। जबकि सबसे ज़्यादा इसका प्रेमी क्रिकेट में है, हमारे देश में क्रिकेट के ज़्यादा प्रेमी है, लेकिन राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी को माना जाता है। और हॉकी किसके नाम पर रखा गया है, हॉकी को मेजर ध्यानचंद को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो एक हॉकी खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद कौन थे, हॉकी खिलाड़ी थे। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, एक उपनाम दिया गया है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनकी जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को इनकी स्मृति में एक सम्मान दिया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। तो जितने भी खिलाड़ी हैं उनको खेल दिवस के अवसर पर उनको मेजर ध्यानचंद दिवस के अवसर पर उनको सम्मानित किया जाता है। मेजर ध्यानचंद को क्या कहता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा इंडियन करेंसी रुपया है ना। और रुपया का इसका डिजाइन किसने किया था, तो रुपया का डिजाइन डी उदय कुमार ने किया था। रुपया का डिजाइन किसने किया था, डी उदय कुमार के द्वारा किया गया था। और इसे 15 जुलाई 2010 ईस्वी को
मान्यता दिया गया। 15 जुलाई 2010 को मान्यता दे दिया गया। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय स्मारक। तो राष्ट्रीय स्मारक क्या है? तो इंडिया गेट। इंडिया गेट क्या है? भारत का राष्ट्रीय स्मारक, जिसका निर्माण किसने किया था? इनका निर्माण लॉर्ड रिडिंग के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा में 10 फरवरी 1921 ईस्वी किया गया था। कब किया गया था? पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट और गेट ऑफ इंडिया, दोनों में कन्फ्यूजन है। पूछ देगा कि इंडिया गेट है कहाँ? तो इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट दिल्ली में है। और गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? गेट ऑफ इंडिया है मुंबई में। इसको मुंबई का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो भारत का प्रवेश द्वार गेट ऑफ इंडिया को कहा जाता है। तो इंडिया गेट का निर्माण लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में, उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 ईस्वी में जी प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा की स्मृति में 10 फरवरी 1921 में क्या हुआ था? इसका प्रारंभ करवाए थे गेट ऑफ इंडिया गेट का। लेकिन गेट ऑफ इंडिया का कब करवाया गया था? 1931 ईस्वी में। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है 10 साल पश्चात 1931 में यह बनकर तैयार हुआ था। 10 साल पश्चात क्या हुआ था? इंडिया गेट यह 1931 में बनकर तैयार हो गया। और इसका डिजाइन कौन था? डिजाइनर का नाम पूछा जाता है तो एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने ही दिल्ली का गेट इंडिया का तैयार किया था, इसका डिजाइन तैयार करवाया था। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है भारत का राजभाषा क्या है? भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं, भारत का राजभाषा हिंदी है। यानी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं बल्कि राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। हमारे संविधान में वर्णित है राजभाषा हिंदी को, जिसे 1949 ईस्वी में मान्यता दिया गया था। कब मान्यता दिया गया था? 1949 ईस्वी में। हमारे संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है। किसके बारे में? हिंदी के बारे में। राष्ट्रीय भाषा राजभाषा हिंदी के बारे में हमारे संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में चर्चा किया गया है। और राजभाषा कब मनाया जाता है दिवस? तो राजभाषा 24 सितंबर को मनाया जाता है। यानी हिंदी दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। फिर पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय लिपि कौन है? तो जो भी हम लोग यहाँ लिखते हैं, यह सब लिखा हुआ है, ये क्या है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ये कौन सा है? ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। फिर पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च असैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च असैन्य पुरस्कार भारत रत्न, जिसकी शुरुआत कब किया गया था? 1954 ईस्वी में। भारत का सर्वोच्च असैन्य शब्द पर गौर कीजिएगा, यह लिखा हुआ असैन्य। कभी कभी सैन्य लिखा रहता है, तो सैन्य में अगर पूछा जाए तो उसका आंसर अलग हो जाएगा, असैन्य का आंसर अलग हो जाएगा। तो भारत का सर्वोच्च असैन्य पुरस्कार भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में। और सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो 1954 ईस्वी में 3 लोगों को दिया गया था। 1954 ईस्वी में 3 लोगों को दिया गया था। पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो उसमें भारत के उपराष्ट्रपति थे, जिस समय इनको भारत रत्न दिया गया, उस समय क्या थे? वो भारत के उपराष्ट्रपति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे। दूसरे व्यक्ति थे सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन, जो एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, सीवी रमन। और तीसरा थे राजगोपालाचारी। तीसरा राजगोपालाचारी है ना। राजगोपालाचारी को क्या किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न दिया गया था। इस तरह से भारत का सर्वोच्च असैन्य पुरस्कार भारत रत्न इस 1954 ईस्वी में किया गया था। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो राष्ट्रीय पर्व यानी फेस्टिवल त्यौहार 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, 3 दिन ऐसा है कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। किसे? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। यानी गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का
जन्म हुआ था। और 1869 में एक और चीज़ हुआ था, क्या हुआ था, सुएज नहर की स्थापना किया गया था। 1869 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण हुआ, यानी महात्मा गांधी जिस समय जन्म लिए थे उसी साल सुएज नहर का निर्माण किया गया था, जो विश्व का सबसे बड़ा नहर है। विश्व का सबसे बड़ा नहर है, मानव निर्मित नहर कौन सा है, सुएज नहर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। पूछ जाता है कि हमारा देश कब गणतंत्र हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, जबकि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का विदेश नीति कैसा है हमारा, तो भारत का विदेश नीति गुटनिरपेक्ष नीति है। कैसा है, गुटनिरपेक्ष नीति। गुटनिरपेक्ष नीति क्या होता है, इसका पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी में किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का पहला सम्मेलन कहाँ किया था, तो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। कहाँ, बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज व्हाइट पेपर है, यानी श्वेत पत्र है। यानी श्वेत पत्र को भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज के रूप में मान्यता दिया गया है। फिर क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रीय मंत्र क्या है, तो आप जानते हैं ओम। ओम हमारा क्या है, राष्ट्रीय मंत्र है। तो दोस्तों उम्मीद है यह क्वेश्चन, यहाँ से जितने सारे हम फैक्ट्स क्लियर किए हैं आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार इस वीडियो को दोबारा जरूर देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको समझ में आ रहा होगा कि यह क्वेश्चन बहुत हल्का है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको घुमा घुमा कर एक ही क्वेश्चन को दोबारा दिया जाता है। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आप समझ पाएंगे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसे वीडियो पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस को करना पड़ेगा, उसको ऑन रखना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।